नमस्कार बच्चों। आज भारत की खोज का दूसरा अध्याय कक्षा 8वीं का है। जो दूसरा अध्याय है तलाश, यानी खोज करनी। किसकी? भारत के अतीत की। तो तलाश भारत के अतीत की झांकी। झांकी यानी दर्शन, प्राचीन समय का बातें हैं, उनके दर्शन करेंगे। बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही नहीं रहा। बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा है। मतलब जितने साल में यहाँ रहा, जब से होश हुआ, मेरे मन में भारत ही भारत रहा है। ही मतलब जोड़ देने का काम किया गया। इस बीच मैं बराबर उसे समझने, उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा हूँ। मैंने बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की कि मैं तब कैसा महसूस करता था। मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसा धुंधला रूप ले लिया था और मेरे ताजा अनुभव ने उसे कैसे संवारा था। ये बातें, बचपन की बातें याद कर रहा है। आखिर ये भारत है क्या? मतलब क्या है ये भारत? सवाल किया है। अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? मतलब प्राचीन काल में किस बात के लिए ये जाना जाता था? उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया है? सवाल कर आपस में उसके मन में विचार आ रहे हैं। विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सके? आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है? ये वो सवाल उसके मन में उठ रहे। आप ये सवाल बना लेना पॉइंट वाइज कि भारत जब वो किले में था तो जवाहरलाल नेहरू के मन में कौन कौन से सवाल भारत के विषय में उठ रहे थे। तो इन सवालों को वन बाई वन करके आप नोट कर लेना। आंसर देखो, खुद ही आंसर दे रहा है। भारत मेरे खून में रचा बसा था, इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नज़र से देखना शुरू किया था। ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को, जिन्हें उसने देखा था, नापसंद करता था। आलोचक नहीं, बुराई के साथ, आलोचना के साथ में उसे देखना। एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा था। मैंने उससे उसी भाव से देखा जैसे संभवतः किसी पश्चिमी मित्र ने देखा होता। मेरे भीतर शंकाएं सिर उठा रही थी। क्या मैंने भारत को जान लिया था? मैं जो उसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहा था। लेकिन अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता जो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा है, वह बहुत कुछ जो सार्थक है, जो भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता जैसा आज है, और वह हजारों वर्ष तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि बनाए नहीं रख सकता, वह विशेष तत्व आखिर क्या था? मतलब ऐसा नहीं कि इतने सालों बाद सभ्यता आज भी जीवित है, ऐसी कोई खास बात तो है जो आज भी वो क्या है, वो विशेष तत्व आज भी जिंदा है। तो आगे देखते हैं। ये मोहनजोदड़ो की जो ये तस्वीर है, ये की एक नाली है और उसका विशाल प्रवेश द्वार है। मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित, उत्तर पश्चिम यानी पाकिस्तान वाला जो इलाका है, सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी थी जिसका समय 5000 वर्ष पहले बताया गया था। अब आपको यहाँ से दूसरा पॉइंट बनेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का समयकाल क्या था? 5000 वर्ष पूर्व। मोहनजोदड़ो कहाँ है? भारत के उत्तर पश्चिम में, ठीक है, पाकिस्तान में मौजूद है एक तरह से। साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि वहाँ एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। इनके स्थायी रूप से टिके रहने का कारण है इसका ठेठ भारतीयपन, और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। तो मतलब पहले से ही भारत आधुनिक था, आज से नहीं था। उसकी पूरी एक व्यवस्था थी उस नगर की, तो वहाँ के लोग सब जानते थे। मतलब यह विचार आश्चर्यजनक कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5-6 हजार वर्ष पूर्व या उससे भी कुछ अधिक समय तक निरंतर बनी रहे, वह भी बराबर परिवर्तनशील और विकासमान रहकर। फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से उसका बराबर निकट संपर्क रहा। वैसी सभ्यता थी
जो परिवर्तनशील थी, विकास मान रही है, और इन देशों से उसका क्या रहा, संपर्क रहा, व्यापार होता था। किससे? फारस से, मिस्र से, ग्रीस से, चीन से, अरब से, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से उसका बराबर निकट संपर्क रहा। यद्यपि भारत ने उन्हें प्रभावित किया और स्वयं भी उनसे प्रभावित हुआ, फिर भी उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। वह मजबूती का रहस्य क्या है? मतलब सब लोगों से मिला, फिर भी खुद में प्रभावित हुआ, अच्छी बात है कि, पर सांस्कृतिक आधार पे आज भी मजबूत है। ये क्या रहस्य, क्या कारण है इस मजबूती का? मैंने भारत का इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा। मुझ पर विचारों की तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता और उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला। मैंने भारत के इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा। मुझ पर विचारों की तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता, उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला। मतलब वहाँ की सोच थी, लोगों की जो मानसिक सोच थी, वहाँ भाषा कितनी स्पष्ट थी, ठीक है, वो विचार इतने इतने मजबूत थे, बहुत असर डाला। मैंने उन पराक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की जो सुदूर अतीत में यहाँ चीन तथा पश्चिमी मध्य एशिया से आए थे। मतलब कहते हैं कि वो पराक्रमी जो यात्री, जैसे एनसांग आया था, ठीक है, और वो बहुत सारे और चाइनीज आए थे, ठीक, उन सब के बारे में वो मैगस्नीज भी आया था। तो मध्य एशिया से आए थे, अपनी यात्राओं की दास्तान छोड़ गए, तो अपनी यात्राओं की दास्तान छोड़ गए। तो मैगस्नी इंडिका लिखी थी, ठीक है, इंडिका पुस्तक, और भारत में 7 अलग अलग जातियों का वर्णन किया था। मैं पूर्व एशिया, अंगकोर, बोरोबुदूर, बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा। अब वो कहता है कि मध्य एशिया की बहुत सारे देश है, पूर्वी एशिया के बहुत देश है, अंगकोर है, बोरोबुदूर है, या बहुत सारे में भारतीय संस्कृति झलक मिलती है। ऐसा क्या है इधर? मैं उस हिमालय पर घूमता रहा जिसका पुराने मिथकों और आगे देखते हैं और इस आगे देख और इन दंत कथाओं के साथ निकट संबंध है और हमारे विचारों और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया। मतलब पहाड़ों, मतलब ये दंत कथाएं हैं, निकट संबंध है, विचारों और साहित्य दूर तक प्रभावित किया। पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने, कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया। इस महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने मुझे आकर्षित किया। मतलब उन नदियों ने मुझे आकर्षित किया। इतिहास के अनगिनत पहलुओं की याद ताजा की। इंडस या सिंधु जो सभ्यता है, इस जिसके आधार पर हमारे इस देश का नाम इंडिया और हिंदुस्तान पड़ा। ये दूसरा पॉइंट याद कर लेना, इंडस या सिंधु जिसके आधार पर हमारे इस देश का नाम क्या पड़ा, इंडिया, हिंदुस्तान। इंडस से क्या पड़ा, इंडिया, सिंधु से सिंधुस्तान या हिंदुस्तान पड़ा। सिंध के रहने वाले लोग हिंदू थे, हैं, तो हिंदुस्तान पड़ा, जिसके पार करके हजारों वर्षों यहाँ जातियां और कबीले, काफिले, फौजें आती रही हैं। ब्रह्मपुत्र इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई पर पुरानी कहानियों में आज भी जीवंत उत्तरी पूर्वी पहाड़ियों, नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों में, हैं, हृदय में पड़ी गहरी दरारों के बीच में बरबस मार्ग बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है और फिर पहाड़ों जंगलों से भरे मैदानों के बीच शांत रमणीय धारा के रूप में बहने लगती है। मतलब हिमालय से नदियां, तो नदियां निकलती हैं, उनका जिक्र किया। यमुना जिसके चारों नृत्य, उत्सव, नाटक से संबंध न जाने कितनी पौराणिक कथाएं एकत्रित हैं। इन सबसे बढ़कर भारत की नदी एक कौन सी हो, गंगा, सबसे बड़ी पवित्र नदी, सबसे बड़ी, जिसने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया है। लाखों की तादाद में लोगों ने अपने तटों की ओर खींचा है, लाखों की तादाद में लोगों को अपने तटों की ओर खींचा है। प्राचीन काल से ही आधुनिक युग तक गंगा की गाथा भारतीय सभ्यता संस्कृति की कहानी है। मैंने पुराने स्मारकों, भग्नावशेषों और पुरानी मूर्तियों और भित्ति चित्रों को देखा। मैंने पुराने स्मारकों, भग्नावशेष जो टूटे फूटे खंडर थे, पुरानी मूर्तियों को देखा। कहाँ देखा? अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, ठीक है, और अन्य स्थानों को देखा। मैंने आगरा, दिल्ली में कुछ समय बाद बनी खूबसूरत इमारतों को देखा, जहां प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कह रहा है। जहाँ किले हैं वो भारत के अतीत की कहानी कह रहा है। मैं अपने शहर इलाहाबाद में, वो कहाँ गए थे, इलाहाबाद के, या फिर हरिद्वार में महान स्नान पर्व
कुंभ के मेले में जाता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ अब भी सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग आते हैं। वैसे ही आते हैं जैसे हजारों साल पहले उनके पुरखे गंगा स्नान करने के लिए भारत के सभी कोनों से आते रहे हैं। मुझे 1300 साल पहले चीनी यात्रियों और कुछ दूसरे लोगों द्वारा लिखे गए इन पर्वों के वर्णों की याद आ जाती है। ताकि मैं नहीं बोल रहा, ये चीनी यात्री 1300 वर्ष पहले जो चीनी यात्री आए थे या दूसरे लोग आए थे, उनके वर्णों से पता चला आज भी ये हो रहा है। गो कि उस समय भी ये मेले पुराने पड़ चुके थे और अनजाने प्राचीन काल में गुम हो गए थे। मुझे हैरत होती थी कि वह कौन सी प्रबल आस्था थी जो लोगों को अनगिनत पीढ़ियों से भारत की इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींचती है। मतलब ऐसी क्या आस्था थी, ऐसी प्रबल आस्था थी लोगों को प्राचीन काल से खींच रही है। मतलब 1300 साल पहले चीनी जो यात्री था उसने भी वर्णन किया यार, आज भी वो हकीकत रूप में देख रहे हैं। मेरे अध्ययन की पृष्ठभूमि के साथ इन यात्राओं और दौरों ने मिलकर मुझे अतीत में देखने की अंतर्दृष्टि दी। मेरे मन में भारत की जो तस्वीर थी उसमें धीरे धीरे सच्चाई का बोध घर करने लगा। मेरे पूर्वजों की भूमि में ऐसे जीते जागते लोग आबाद हो गए जो हंसते रोते थे, प्यार करते थे, पीड़ा भोगते थे। इन्हीं में ऐसे लोग भी थे जिन्हें जिंदगी की जानकारी और समझ थी। इस अतीत के सैकड़ों सजीव चित्र मेरे मन में भरे थे। जब भी किसी जगह जाता उस विशेष स्थान से संबद्ध चित्र तत्काल मेरे सामने आ खड़ा होता था। बनारस के पास सारनाथ में मैंने बुद्ध को उनका पहला उपदेश देते हुए लगभग साफ देखा। 2500 वर्ष का फासला तय करके उनके कुछ अभिलिखित शब्द जैसे दूर से आती प्रतिध्वनि की तरह मुझे सुनाई पड़े। तो कहते हैं कि महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहाँ संदेश दिया? सारनाथ में। तो ऐसा लगता है आज भी 2500 वर्ष लोग फासला पकड़, ऐसा लगता है आज भी मुझे सुनाई दे रहे। अशोक के पाषाण स्तंभ जैसे अपनी शिलालेखों के माध्यम से मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में बताते हैं जो खुद एक सम्राट होकर भी किसी अन्य राजा और सम्राट से महान था। मतलब एक अशोक के शिलालेख से बताते हैं सम्राट से ज्यादा, मतलब राजा सम्राट से एक महान व्यक्ति था। फतेहपुर सीकरी में अपने साम्राज्य को भुलाकर बैठा अकबर विभिन्न मतों के विद्वानों से संवाद कराता है, वाद विवाद कराता है। वह जिज्ञासु भाव से मनुष्य की शाश्वत समस्याओं का हल तलाश कर रहा है। मतलब वो भी शाश्वत भाव से कि मनुष्य की समस्याओं को क्या कर रहा है? हल तलाश रहा है। मतलब ऐसे ऐसे लोग थे। ये क्या कारण थी यहाँ पे? इस तरह भारत के इतिहास की लंबी झांकी अपने उतार चढ़ावों और विजय पराजयों के साथ धीरे धीरे मेरे मन सामने खुलती जा रही थी। मुझे इतिहास के 5000 वर्षों से चली आ रही इस सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता में कुछ विलक्षणता प्रतीत होती है। यह परंपरा जो दूर दूर तक जनता में फैली थी और जिसने उस पर गहरा प्रभाव डाला था। भारत की शक्ति और सीमा। भारत की शक्ति के स्रोतों और उसके पतन और नाश के कारणों की खोज लंबी हुई। क्या तो भारत की शक्ति और उसके पतन के कारणों की खोज लंबी और उलझी हुई है, पर उसके पतन के हाल के कारण पर्याप्त स्पष्ट है। भारत तकनीकी दौड़ में पिछड़ गया। यूरोप जो तमाम बातों में एक जमाने में पिछड़ा हुआ था, तकनीकी प्रगति मामले में आगे निकल गया। इस तकनीकी विकास के पीछे विज्ञान की चेतना थी और हौसलामंद जीवनी शक्ति और मानसिकता थी। नई तकनीकों ने पश्चिमी यूरोप के देशों को सैनिक बल दिया। मतलब तकनीकी ने पश्चिमी यूरोप के देशों को सैनिक बल दिया। उनके लिए अपना विस्तार करके पूर्व पर अधिकार करना आसान हो गया। ये केवल भारत की ही नहीं, लगभग सारे एशिया की कहानी थी। मतलब वो पावरफुल हो गया और वो पूर्व के देशों पर आक्रमण अधिकार करना शुरू कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? इस गुत्थी को सुलझाना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पुराने समय में तो भारत में मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी थी नहीं, किंतु बाद की सदियों में उत्तरोत्तर गिरावट का आभास होने लगता है। जीवन की लालसा और उद्यम में कमी आ जाती है। क्षीण होती रचनात्मक प्रवृत्ति की जगह अनुकरण की प्रवृत्ति ले लेती है। मतलब जीवन की लालसा और उद्यम मानी मेहनत में कमी आ जाती है और रचनात्मक प्रवृत्ति की जगह अनुकरण की प्रवृत्ति आ जाती है। अनुकरण मानी फॉलो करना, नकल करने की प्रवृत्ति जन्म ले लेती है। अंडरलाइन कर लेना इसमें। जहाँ कामयाबी के साथ विद्रोही विचार पद्धति ने प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को भेदने का प्रयास किया था, ठीक है, जहां कामयाबी के साथ विद्रोही विचार पद्धति ने प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को भेदने का प्रयास किया था, वहां शब्दावलंबर से लैस भाष्यकार जो भाषा की रचना करते हैं, टिप्पणीकार होते हैं, उसकी जगह लेनता दिखाई देने लगता है। भव्य कला और मूर्ति निर्माण का स्थान जटिल
पच्चीकारी वाली सावधानी से की गई नक्काशी लेने लगी। प्रभावी किंतु सरल सजीव समृद्ध भाषा की जगह अत्यंत अलंकृत जटिल साहित्य शैली ने ले ली। साहसी कार्यों की लालसा, छलकती हुई जिंदगी, जिसके कारण सुदूर देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार संभव हो सका था, क्षीण हो चली। उसके स्थान पर मतलब थोड़ा सा कलिष्ठता का स्थान ग्रहण करने लगी। उसके स्थान पर महासागर को पार करने पर रोक लगने वाली संकीर्ण रूढ़िवादिता ने जन्म ले लिया। जांच पड़ताल की विवेकपूर्ण चेतना लुप्त होती चली गई। अतीत की अंधी मूर्ति पूजा ने उसकी जगह ले ली। विवेकपूर्ण चेतना लुप्त हो गई और उसकी जगह अतीत की अंधी मूर्ति पूजा ने जगह ले ली। अतीत के विकट भार ने उसे कुचल कर रख दिया और वह एक तरह की मूर्छा से ग्रस्त हो गई। मूर्छा नहीं, बेहोशी जैसी हो गई। मानसिक जड़ता और शारीरिक थकावट की इस हालत में भारत का ह्रास होने लगा। वह गतिहीन और जड़ हो गया, जबकि विश्व के दूसरे हिस्से प्रगति की पथ पर आगे बढ़ते चले। तो यहाँ पर आ गया कि दूसरे भारत जड़ कैसे हो गया और विश्व के दूसरे हिस्से प्रगति के पथ पर कैसे बढ़ गए। यहाँ पे इसका उत्तर है। किंतु यह स्थिति का पूरा और पूर्णतः सही सर्वेक्षण नहीं है। यदि केवल जड़ता और गतिहीनता का एक रस लंबा दौर रहा होता तो उसका नाता अतीत से पूरी तरह टूट जाता, परंतु ये भी पूरा सत्य नहीं है कि गतिहीनता निष्ठा के लंबा दौर था तो अतीत से रिश्ता टूट जाता। एक युग का अंत, उसके ध्वंसावशेषों पर किसी नई चीज का निर्माण होता। इस तरह का क्रम भंग नहीं हुआ। भारत में भी निरंतरता बनी रही। इसके अलावा समय समय पर पुनर्जागरण के दौर आते, रिन्यूएशन काल के मतलब नए नए दौर आते, जिसे बोलते पुनर्जागरण, दोबारा से जागरण करना, दोबारा से उसको रिन्यूएशन करना। नए को समझने, आगे चलते, नए को समझने और उससे अनुकूल बनाकर कम से कम पुराने के इस अंश के साथ जिसको रक्षा करने लायक समझा गया उसका सामंजस्य करने के प्रयास साफ दिखाई पड़ते हैं। अक्सर पुराने का केवल बाहरी ढांचा प्रतीक के रूप में बचा रहा और उसकी अंतर्वस्तु बदल गई। ऐसी लालसा जो लोगों को उस लक्ष्य की ओर खींचती है जो पूरी तरह सिद्ध नहीं किया जा सकता, और साथ ही प्राचीन और नवीन के बीच सामंजस्य स्थापित करने की इच्छा बराबर रहती है। इसी लालसा ने उसे गति दी और पुराने को बनाए रखने के साथ साथ नए विचारों का आत्मसात करने की सामर्थ्य दी। यही बात है आज, पुराने को बनाए रखो, अपनी संस्कृति को बनाए रखो और नए नए विचारों को आत्मसात करो, ये बात दिखाई देती। इसीलिए बदला नहीं है भारत, आज भी उसी सांस्कृतिक एकता के साथ में दिखाई देता है। भारत की तलाश, पुस्तकों, प्राचीन स्मारक नहीं जो भवन होते हैं उनको, विगत सांस्कृतिक उपलब्धियों ने मुझे एक हद तक भारत की समझ तो पैदा की, लेकिन मुझे उससे संतोष नहीं हुआ, न मुझे उसका उत्तर मिला जिसकी मैं तलाश कर रहा था। वर्तमान मेरे लिए और मुझ जैसे बहुत से लोगों के लिए मध्ययुगीनता, भयंकर गरीबी, दुर्गति नहीं, बुरी स्थिति और मध्य वर्ग की कुछ सतही आधुनिकता का विचित्र मिश्रण है। मैं अपने वर्ग और अपने किस्म के लोगों का प्रशंसक नहीं था, फिर भी भारतीय संघर्ष में नेतृत्व के लिए मैं निश्चित रूप से मध्य वर्ग की ओर देखता था। यह मध्य वर्ग स्वयं को बंदी और सीमाओं से जकड़ा हुआ महसूस करता था और खुद तरक्की और विकास करना चाहता था। अंग्रेजी शासन के ढांचे के भीतर ऐसा न कर पाने के कारण, अंग्रेजी शासन ढांचे ऐसा नहीं करने पाने, उनके भीतर विद्रोह की चेतना पनपी, तभी तो बार बार इतने आंदोलन हुए। लेकिन ये चेतना उस ढांचे के खिलाफ नहीं जाती थी जिसने हमें रौंद दिया था। ये उस ढांचे को बनाए रखना चाहते थे, अंग्रेजों को हटाकर उसका संचालन करना चाहते थे। ये मध्यम वर्ग के लोग इस हद तक इस ढांचे की पैदाइश थे कि उसे चुनौती देना, उसे उखाड़ फेंकने का प्रयास करना इनके बस की बात नहीं थी। नई ताकतों ने सिर उठाया और हमें ग्रामीण जनता की ओर ले गई। पहली बार एक नया और दूसरे ढंग का भारत उन युवा बुद्धिजीवियों के सामने आया जिसके अस्तित्व को लगभग भूल ही गए थे या उसे बहुत कम अहमियत देते थे। इस दृश्य बेचैन कर देने वाला था, यह दृश्य बेचैन करने देने वाला था, इसलिए कि उसने हमारे कुछ मूल्यों, निष्कर्षों में संदेह उत्पन्न कर दिया। तब हमने भारत के वास्तविक रूप की तलाश की। इससे हमारे भीतर इसकी समझ और द्वंद्व दोनों ही पैदा हो गए। कुछ लोग इस ग्रामीण समुदाय, यानी ग्रामीण जो गांव के लोग हैं, ग्रामीण समुदाय से पहले से परिचित थे, इसलिए उन्हें कोई नया उत्तेजक अनुभव नहीं हुआ, पर मेरे लिए सही अर्थों में नई तलाश के लिए यात्रा थी। गोया मतलब एक कंजक्शन है, गोया कि मुझे
बराबर अपने लोगों की असफलताओं कमजोरियों का दर्द भरा एहसास रहता था, पर भारत की ग्रामीण जनता में कुछ ऐसा था जिसे परिभाषित करना कठिन है, पर उसने मुझे बराबर आकर्षित किया। मतलब गांव के लोगों ने उसे बराबर आकर्षित किया। उनमें कुछ ऐसी बात थी जो मध्य वर्ग में अनुपस्थित थी। मैं आम जनता की अवधारणा को काल्पनिक नहीं बनाना चाहता था। मेरे लिए भारत के लोगों का अपनी सारी विविधताओं के साथ वास्तविक अस्तित्व है। उसकी विशाल संख्या के बावजूद मैं उनके बारे में अनिश्चित समुदायों के नहीं, व्यक्तियों के रूप में सोचने की कोशिश करता हूँ। चूंकि मैंने उनसे बहुत अपेक्षाएं नहीं रखी, शायद इसलिए मुझे निराशा भी नहीं हुई। मैंने जितनी उम्मीद की थी उससे कहीं अधिक पाया। मुझे सूझा कि इसका कारण है उसके साथ ही उनमें जो एक प्रकार की दृढ़ता और अंतःशक्ति है, उसका कारण भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा है। मतलब उनमें क्या है, एक दृढ़ता है, अंतःशक्ति है। इसका कारण क्या, भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा है जिसे उन्होंने कुछ अंशों में अब भी बचाए रखा है। पिछले 200 वर्षों में उन्होंने जो अत्याचार झेला, मतलब 200 वर्षों की बात है, अंग्रेजों ने भारत पर 200 साल तक अधिकार किया था, 200 से भी ज़्यादा किया था, पर 200 साल तक ज़्यादा मतलब अत्याचार किया था। बहुत कुछ तो उसी के कारण समाप्त हो गया, फिर भी कुछ तो ऐसा बचा है जो सार्थक है, और उसके साथ बहुत कुछ ऐसा है जो निरर्थक और अनिष्टकार है। अब देखो भारत माता, अगला टॉपिक भारत माता। अक्सर जब मैं एक के बाद एक सभा में जाता तो श्रोताओं से मैं अपने इस देश की चर्चा करता, हिंदुस्तान की साथ ही भारत की जो जाति के संस्थापक भरत के नाम पर आधारित इसका संस्कृत नाम है। मतलब अपने भारत का किस राजा के नाम पड़ा, राजा भरत के नाम से अपने देश का क्या नाम पड़ा था, भारत। मैंने शहरों में ऐसा कम किया क्योंकि वहाँ के श्रोता अपेक्षाकृत आधुनिक था। मैंने भाषण जो चर्चाएं की कि भारत कौन है, हिंदुस्तान कौन है, ठीक है, भारत माता क्या है, मैंने ऐसा कम किया क्योंकि वो लोग अपेक्षा आधुनिक थे और वे अधिक दमदार भाषण की अपेक्षा करते थे। पर सीमित नज़रिए वाले किसानों को मैंने इस महान देश की बाबत बताया जिसकी मुक्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, कि कैसे इसका हर हिस्सा दूसरे से भिन्न होते हुए भी भारत में है। मतलब ऐसा क्या, हर हिस्सा दूसरे से भिन्न है। तमिलनाडु अलग है, राजस्थान अलग है, पंजाब अलग है, भाषा अलग है, बोली अलग है, फिर भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ। मैंने उन्हें उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक किसानों की सामान्य समस्याओं की जानकारी दी। उस स्वराज की भी जो कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं, सबके लिए, भारत के एक हर हिस्से के लिए एक सा होगा। मैंने उन्हें सुदूर उत्तर पश्चिम के खैबर दर्रे से कन्याकुमारी या कैप कॉमरेन तक अपनी यात्रा के बारे में बताया। उत्तर पश्चिम खैबर दर्रा है जो खैबर पास है, और कन्याकुमारी से या कैप कॉमरेन तक अपनी यात्रा के बारे में बताया। मैंने बताया कि कैसे हर जगह मुझसे किसानों ने एक जैसे सवाल पूछे, क्योंकि उनकी समस्याएं समान थी, इसीलिए उन्होंने एक जैसे सवाल पूछे। क्या 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 समस्याएं थी उनकी? गरीबी थी, कर्ज था, निहित स्वार्थ था, जमींदार महाजन, भारी लगान, कर, पुलिस के अत्याचार, ये सब उस ढांचे में लिपटे हुए थे जिसे हमारे ऊपर विदेशी हुकूमत ने आरोपित किया था। मतलब विदेशी हुकूमत करती थी, परंतु ये महाजन भी उसी तरह हमारे पर अत्याचार करते थे जैसे अंग्रेजों ने किया करते। साथ ही यह भी कि राहत भी सबके लिए आनी चाहिए। मैंने इस बात की कोशिश की कि वे भारत को अखंड मानकर उसके बारे में सोचे, साथ ही थोड़ा बहुत उस विराट विश्व के बारे में भी सोचे। पहले भारत की बात सोचे, फिर भारत संसार के बारे में सोचे। ये काम बहुत आसान नहीं था, पर उतना मुश्किल भी नहीं था जैसा मैंने सोचा था। हमारे प्राचीन महाकाव्यों, पुरागाथाओं, दंत कथाओं की भी उन्हें पूरी जानकारी थी। इस साहित्य ने अपने देश की अवधारणा से उन्हें अपरिचित करा दिया। इन लोगों में से हमेशा कुछ ऐसे भी होते थे जिन्होंने भारत के चारों कोनों में स्थित धार्मिक स्थलों की यात्रा की। 4 मठ थे, उनकी यात्रा की। कभी कभी जैसे ही मैं किसी सभा में पहुंचता, मेरे स्वागत में अनेक कंठों के स्वर गूंजता, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, ऐसे लोग नारे लगाते थे। मैं उनसे अचानक प्रश्न करता, इस पुकार से उनका क्या आशय है? मेरा प्रश्न उन्हें मनोरंजक लगता कि क्या मतलब है इस प्रश्न का, भारत माता कौन है, चकित करता था। वो ठीक ठीक समझ में नहीं आता था वे मुझे क्या जवाब दें। तब वे एक दूसरे की ओर या फिर मेरी ओर ताकने लगते, न देखने लगते। मैं बार बार सवाल करता जाता। आखिर एक हट्टा कट्टा जाट जिसका न जाने कितनी पीढ़ियों से मिट्टी से अटूट नाता था, जवाब में कहता है, यह भारत माता हमारी धरती है, भारत की प्यारी मिट्टी है। मैं फिर सवाल करता, कौन सी मिट्टी? उनके अपने गांव के टुकड़े की, जिले की, या राज्य की? आगे देखते हैं। राज्य के तमाम टुकड़ों की,
या फिर पूरे भारत की मिट्टी? प्रश्नोत्तर का यह सिलसिला कब तक चलता रहा? जब तक वे प्रयत्न करते रहते। आखिर में कहते कि भारत वह सब कुछ तो है ही जो उन्होंने सोच रखा, इसके अलावा भी वह बहुत कुछ है। भारत के पहाड़ नदियों, मतलब उसने कहा कि बहुत जितना तुमने सोच रहे वो तो है ही, इसके अलावा भारत के पहाड़ नदियों जंगल फैले हुए खेत जो हमारे लिए खाना मुहैया कराते हैं, हम सब हमें प्रिय हैं। लेकिन जिस चीज़ का सबसे अधिक महत्व है वह है भारत की जनता। वो सब क्या है? भारत की जनता। उनके और मेरे जैसे तमाम लोग, वे सब लोग जो इस विशाल धरती पर चारों ओर फैले हुए हैं। भारत माता मूल रूप से यही लाखों लोग, मतलब भारत की जनता ही भारत माता है, जिसकी जय का अर्थ है इसी जनता जनार्दन, इसी जनता रूपी ईश्वर की जय हो। ठीक है, इसी सभ्य जनता की जय हो। मैंने उनसे कहा कि तुम भारत माता के हिस्से हो, एक तरह से तुम खुद ही भारत माता हो। जैसे जैसे ये विचार धीरे धीरे उनके दिमाग में बैठता गया, उनकी आंखें चमकने लगी, मानो उन्होंने कोई महान खोज कर ली हो। अब भारत की विविधता और एकता, मतलब भारत अलग अलग है सांस्कृतिक दृष्टि से, त्योहारों की दृष्टि से, है बोली भाषा सबसे, परंतु फिर भी एकता के साथ में जुटा हुआ है। ऐसा क्या कारण है, इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। भारत की विविधता है, अद्भुत है, प्रकट है, वह सतह पर दिखाई पड़ती है और कोई भी उसे देख सकता है। उसका ताल्लुक शारीरिक रूप से भी है, मानसिक आदतों विशेषताओं से भी है। मतलब विभिन्नता है, शारीरिक रूप से भी है, मानसिक रूप से विशेषता और विशेषताओं आदतों विशेषताओं से भी है। बाहर से देखने पर उत्तर पश्चिमी इलाके के पठान, सुदूर दक्षिण के वासी तमिल में बहुत कुछ समानता है। उनकी नस्लें भिन्न हैं, हालांकि उनके भीतर कुछ समान सूत्र हो सकते हैं। वे चेहरे शरीर गठन में, खाने में, पहनावे में, भाषा में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में मध्य एशिया की गमक, मतलब खुशबू, मध्य एशिया की गमक का मतलब खुशबू तो है ही। वहाँ के बहुत से रीति रिवाज जैसे कश्मीर के भी हिमालय के उस पार के देशों की याद दिलाते हैं। मतलब कुछ मध्य एशिया की जबल झलक मिलती है, परंतु कश्मीर के भी कुछ ऐसे रीति रिवाज है जो हिमालय के पार के देशों की याद दिलाती है। पठान के लोक प्रचलित नृत्य रूसी कोजक नृत्य शैली से मिलते हैं। मतलब पठानों के जो लोक नृत्य हैं रूसी कोजक शैली, कजाकिस्तान रूस की है और वहाँ की शैली से मिलते हैं। इन तमाम भिन्नताओं के बावजूद पठान पर भारत की छाप वैसे ही स्पष्ट है जैसे तमिल पर है। इसमें कोई अचरज नहीं है, क्योंकि सीमा के ये प्रदेश और साथ ही अफगानिस्तान भी भारत के साथ हजारों वर्षों से जुड़ा रहा। ये पुराने तुर्क और दूसरी जातियां जो अफगानिस्तान, आगे देखते हैं, अफगानिस्तान और मध्य एशिया में बसी थी, इस्लाम के आने से पहले बौद्ध थी। मतलब इस्लाम के आने से पहले क्या थी ये जातियां? अफगानिस्तानी थे, बौद्ध थी। और उससे भी पहले वैदिक काल में क्या थे? हिंदू थे। मतलब पहले वैदिक था फिर बौद्ध आया। ठीक है। सीमांत क्षेत्र प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में था। सीमांत क्षेत्र जो सीमांत है, सीमा के साथ का जो क्षेत्र था, ये भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो इलाका है वो सीमांत क्षेत्र, सीमा से जुड़ा हुआ। अभी स्मारकों मठों के ढेर ध्वस्त अवशेष उसमें बिखरे हैं। विशेष रूप से तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय, मतलब तक्षशिला का वो भी कहाँ है? अफगानिस्तान में, सीमांत क्षेत्र में भारत के साथ जुड़ा हुआ था, जो 2000 वर्ष पहले अपनी प्रसिद्धि की चरम सीमा पर था। 2000 वर्ष पहले अपनी प्रसिद्धि की चरम सीमा पर था वो। मतलब विदेशों से लोग आते थे वहां पर। सारे भारत के साथ ही एशिया के विभिन्न भागों में विद्यार्थियां खींचे आते थे। धर्म परिवर्तन के अंतर जरूर आया, पर उन क्षेत्रों के लोगों ने जो मानसिकता विकसित कर ली थी वह पूरी तरह नहीं बदल सकी। उन क्षेत्रों के लोगों ने जो मानसिकता विकसित कर पूरी तरह बदल नहीं सकी। पठान और तमिल दो चरम उदाहरण हैं। बाकी की स्थिति कहीं इन दोनों के बीच की है। सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, पर सब पर इससे भी गहरी छाप भारतीयता की, इन सबसे अधिक छाप भारतीयता की। ये जानकारी बेहद हैरत में डालने वाली है कि बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आंध्रा, उड़िया, असमी, कन्नड़, मलयाली, सिंधी, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, राजपूत, हिंदुस्तानी भाषा भाषी जनता से बसा हुआ विशाल मध्य भाग कैसे सैकड़ों वर्षों से अपनी अपनी अलग अलग पहचान बनाए रहा है। इसके बावजूद इन सब के गुण, दोष, कामोवेश एक से हैं। मतलब इनकी आदतें सब कुछ एक जैसी हैं। इसकी जानकारी पुरानी परंपरा अभिलेखों से मिलती है। साथ ही इस पूरे दौरान वे ऐसे भारतीय बने रहे जिसकी राष्ट्रीय विरासत एक ही थी और उनकी नैतिक और मानसिक विशेषताएं भी समान थी। प्राचीन चीन की तरह प्राचीन भारत अपने आप में एक दुनिया थी।
प्राचीन चीन में, चीन कहते हैं सबसे पुरानी सभ्यता है, ऐसे भारत भी एक अलग दुनिया थी, एक संस्कृति और सभ्यता थी जिसने तमाम चीज़ों को आकार दिया था। विदेशी प्रभाव आए, अक्सर उन प्रभावों उस संस्कृति को प्रभावित करके उसी राज्य में जज हो गए। उस संस्कृति को प्रभावित करके, मतलब विदेशी आए और उस संस्कृति को प्रभावित किया और उसी में जज बने, शामिल हो गए, वहीं मिल गए, उसी के जो होके रह गए। पर अंग्रेज नहीं हुए, अंग्रेज भारत को लूट के ले गए थे। जब भी विघटनकारी तत्व उभरे, तत्काल उन्होंने सामंजस्य खोलने के प्रयास को बढ़ावा दिया। जो भी विघटनकारी तत्व उन्होंने सामंजस्य बढ़ा लिया। सभ्यता के आरंभ से ही भारतीय मानस में एकता के स्वप्न ने अपनी जगह बना ली थी। जैसे सभ्यता भी विकसित हुई, सभ्यता का आरंभ हुआ था, भारतीय मानस से एक एकता होगी, हम एक रहें। इस एकता की कल्पना कभी किसी बाहर से आरोपित वस्तु या बाहरी तत्वों के या विश्वास के मानकीकरण के रूप में नहीं की गई। इसके अंतर्गत विश्वास और रीति रिवाजों के प्रति अपार सहिष्णुता का पालन किया गया। अंतर्गत जो विश्वास थे, रीति रिवाज, अपार सहिष्णुता नहीं, सहनशीलता का, सबको मतलब पूर्ण स्वतंत्रता दी गई। साथ ही हर तरह की विविधता को मान्यता नहीं, प्रोत्साहन भी दिया गया। और हर प्रकार की विविधता को प्रोत्साहन भी और मान्यता ही नहीं, प्रोत्साहन भी दिया गया। आगे देखते हैं। किसी एक देशीय समूह में, चाहे वे कितने घनिष्ठ रूप में एक दूसरे से जुड़े हों, छोटी बड़ी भिन्नताएं सामने देखी जा सकती हैं। उस समूह की मूल एकता तब प्रकट होती है जब उसकी तुलना किसी अन्य देशीय समूह से की जाती है। यह बात अलग है कि अक्सर दो निकटवर्ती समूहों की भिन्नता सीमांत इलाकों में या तो धुंधली पड़ जाती है या आपस में घुल मिल जाती है। प्राचीन और मध्य युग में आधुनिक राष्ट्र के विचार ने जन्म नहीं लिया था। सामंती, धार्मिक और जातीय संबंधों का महत्व अधिक था। फिर भी मेरा विचार है कि ज्ञात इतिहास में किसी भी समय एक भारतवासी भारत के किसी भी हिस्से में अपने ही घर की सी अपनेपन की अनुभूति करता है। एक भारतवासी भारत के किसी भी हिस्से में अपने ही घर की सी अपनेपन की अनुभूति करता है, उसे अपनापन जैसा लगता है। जबकि किसी भी दूसरे देश में पहुंचकर वह अजनबी परदेशी महसूस करता है, बल्कि दूसरे विदेश में पहुंचेगा तो अजनबी परदेशी महसूस करता है। ऐसे क्या कारण है? यही बात, यही एक आंतरिक जो कहते हैं ना सांस्कृतिक विरासत है। उन देशों में जाकर जिन्होंने कुछ दूर तक उसकी संस्कृति धर्म को अपना लिया था, उसे अजनबीपन का बोध निश्चय ही कम होता था। वे लोग जो किसी गैर भारतीय धर्म को मानने वाले थे या भारत में आकर यहीं बस गए, कुछ पीढ़ियों के गुजरने के दौरान स्पष्ट रूप से भारतीय हो गए, जैसे यहूदी, पारसी, मुसलमान। जिन भारतीयों ने इन धर्मों को स्वीकार कर लिया, वे धर्म परिवर्तन के बावजूद भी भारतीय बने रहे। आज हम राष्ट्रीयतावाद की अवधारणा कहीं अधिक विकसित होती गई। जब राष्ट्रीयवाद की अवधारणा कहीं अधिक विकसित होती गई, विदेशों में भारतीय अनिवार्य रूप से एक राष्ट्रीय समुदाय बनाकर विभिन्न कारणों से एकजुट होकर रहते हैं, भले ही उनमें भीतरी मतभेद हो। एक हिंदुस्तानी ईसाई कहीं भी जाए उसे हिंदुस्तानी ही माना जाता है। इस प्रकार किसी हिंदुस्तानी मुसलमान को तुर्की, अरब, ईरान, किसी भी अन्य देश में जहाँ इस्लाम धर्म का प्रभुत्व हो, हिंदुस्तानी ही समझा जाता है। मेरे ख्याल से हम सबके मन में अपनी मातृभूमि की अलग अलग तस्वीरें हैं, ये कहते हैं जवाहरलाल नेहरू जी। और कोई दो आदमी बिल्कुल एक जैसा नहीं सोच सकते। जब मैं भारत के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में बहुत सी बातें आती हैं। मैं सोचता हूँ दूर दूर तक फैले मैदानों और उन पर बसे अनगिनत छोटे छोटे गांवों के बारे में, उन कस्बों और शहरों के बारे में जिनकी मैंने यात्रा की। आगे देखते हैं। वर्षा ऋतु की उस जादुई बरसात के बारे में जो झुलसी हुई धरती में जीवन संचार करके उसे सहसा सौंदर्य और हरियाली की झिलमिलाते इस प्रसार में बदल देती है। मतलब गर्मी पड़ती है, बरसात होती है तो सूखी धरती में हरियाली, नए नए पौधे, घास उग जाते हैं, तो एक सुंदरता प्रदान करती है हरियाली का। विशाल नदियों और उसके बहते हुए जल के बारे में, ठंड की चादर से लिपटे खैबर पास के बारे में, भारत के दक्षिणी सिरे के बारे में, लोगों के बारे में, व्यक्ति और समूह दोनों रूपों में, सबसे ज़्यादा बर्फ़ की टोपी पहने हिमालय के या वसंत ऋतु में कश्मीर की किसी पहाड़ी घाटी के बारे में जो नवजात फूलों से, नवजात जो नहीं अभी ताज़ा ताज़ा खिले फूलों से लदी होती है, जिसके बीच में कल कल खल खल करता झरना बहता है। हम अपनी पसंद की तस्वीरें बनाते हैं, फोटो खींचते हैं मतलब हम, और उसे सहेज कर रखते हैं। कुछ ऐसी की बातें मेरे मन में उठती हैं। इस विशाल इसकी खोज करना चाहता हूँ।
कितना मेरा भारत विविधताओं में भी एकता है, एकता लिए हुए है, भौगोलिक रूप से भी विविध है और आंतरिक रूप से एक है। जन संस्कृति यानी जनता की संस्कृति। मैंने वर्तमान समय में भारतीय जनता के गतिशील जीवन नाटक को देखा। ऐसे अवसर पर मैं अक्सर उन सूत्रों को खोज लेता था जिनसे उनका जीवन अतीत में बंधा है, जबकि उनकी आंखें भविष्य पर टिकी होती हैं। मतलब ये जीवन किससे बंधा होता है? अतीत से। आंखें कहाँ देखती हैं? फ्यूचर की तरफ। हर जगह मुझे एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली जिसका जनता के जीवन पर बहुत गहरा असर था। मुझे हर जगह सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली। इस पृष्ठभूमि में लोक प्रचलित दर्शन, परंपरा, इतिहास, मिथक, पुराकथाओं का मेल था। इनमें से मिथक क्या होती? मान्यताएं। इनमें से किसी को दूसरे से अलग करके देख पाना संभव नहीं था। पूरी तरह अशिक्षित निरक्षर लोग भी इस पृष्ठभूमि में हिस्सेदार थे। लोक प्रचलित अनुवादों, टीकों के माध्यम से भारत के प्राचीन महाकाव्य, दो महाकाव्य रामायण और महाभारत और अन्य ग्रंथ भी जनता के बीच दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। हर घटना, कथा, उनका नैतिक अर्थ लोकमानस पर अंकित था और उसने उन्हें समृद्ध और संतुष्ट बनाया। अनपढ़ ग्रामीणों को सैकड़ों पद याद थे और अपनी बातचीत के दौरान वे बराबर या तो उन्हें उद्धृत करते थे या फिर किसी प्राचीन रचना में सुरक्षित किसी ऐसी कहानी का उल्लेख करते थे जिससे कोई नैतिक उपदेश निकलता हो। मतलब नैतिकता, मानवता की मूल्यों का वो उजागर किया करते थे, लोगों को सीख दिया करते थे, बातों का जिक्र किया करते। रोजमर्रा की जिंदगी के मसलों के बारे में सीधी सादी बातचीत को ये देहाती लोग, रोजमर्रा जिंदगी में सीधी सादी बातचीत देहाती लोग जब इस तरह साहित्यिक मोड़ देते थे तो मुझे अक्सर बहुत आश्चर्य होता था। यदि मेरे मन में लिखित इतिहास और लगभग आगे देखते हैं, लगभग सुनिश्चित तथ्यों से निर्मित तस्वीरों का भंडार था, तो मैंने महसूस किया कि अनपढ़ किसान के मन में भी उसका अपना तस्वीरों का भंडार है। यह बात अलग है कि उसका स्रोत पुराकथाएं एवं परंपरा महाकाव्यों के नायक नायिकाएं ही अधिक थी। मतलब उनका स्रोत क्या थी? पुराकथाएं, पुराने जमाने की कथाएं, परंपरा, महाकाव्य के नायक नायिकाएं अधिक थी। इतिहास बहुत कम। तिस पर भी वह बहुत स्पष्ट होता था। मैं उनके चेहरे, उनके आकार, उनकी चाल ढाल को ध्यान से देखता। उनके बीच बहुत से संवेदनशील चेहरे, बलिष्ठ देह और सीधे साधे अवयव वाले पुरुष दिखाई देते थे। महिलाओं में लावण्य, सुंदरता थी, नम्रता थी, गरिमा थी और संतुलन के साथ साथ एक ऐसा चेहरा जो अवसाद से भरा होता था। अवसाद यानी दुख से पीड़ित था। कभी कभी किसी देहाती रास्ते और गांव के बीच से गुजरते हुए मेरी नज़र किसी मनोहर पुरुष या सुंदर स्त्री पड़ती थी तो मैं विस्मय विमुग्ध हो जाता था। वे पुराने भीति चित्रों की याद दिला देते थे। उनको देखता था, इतने सुंदर, इतने पुष्ट महिला पुरुष थे कि उनको देखकर भीति चित्रों की याद दिला देता था। जैसे चित्रों में इतने बलिष्ठ पुरुषों के चित्र बने हुए महिलाओं के, ऐसी याद दिला देता था। मुझे इस बात की हैरत मानी अचंभा होता कि उन तमाम भयानक कष्टों के बावजूद जिसने भारत युगों तक गुजरता रहा, भारत ने बहुत कष्ट झेले, आखिर यह सौंदर्य कैसे टिका और बना रहा। इन लोगों को साथ लेकर हम क्या नहीं कर सकते, मतलब क्या नहीं कर सकते इन लोगों को मिलाकर। तभी तो कहते हैं ना, तुम लोग ही भारत माता हो। बरसते इनके हालात बेहतर हों, भले इनकी स्थिति बेहतर हो, इनके पास कोई कष्ट ना हो और इनके पास कुछ करने की ज्यादा अवसर हों। चारों ओर गरीबी, उससे पैदा होने वाली अनगिनत विपत्तियां फैली थी और जिसकी छाप हर माथे पर थी। परेशानी की झलक कहाँ दिखाई देती? ललाट पर। जिंदगी को कुचलकर विकृत और भयंकर रूप दे दिया गया था। इस विकृति से तरह तरह के भ्रष्टाचार पैदा हुए, लगातार अभाव और असुरक्षा की स्थिति बनी रहने लगी। यह सब देखने में सुखद नहीं था, पर भारत की असलियत यही थी। पर भारत की स्थिति यही थी। कहते चारों तरफ गरीबी थी, उससे पहले अनगिनत विपत्तियां थी और हर व्यक्ति के चेहरे पर, माथे पर उसका दिखलाई दे रहा था। जिंदगी को कुचल कर देना भयंकर रूप ले लिया था। भ्रष्टाचार फैला हुआ था, लगातार अभाव थी, असुरक्षा की स्थिति बनी थी। ये देखने में सुखद नहीं था, पर भारत की असलियत यही थी। स्थितियों को समर्पित भाव से स्वीकार करने की प्रवृत्ति प्रबल थी। मतलब यहाँ के लोग उस परिस्थिति को स्वीकार कर लेते, ठीक है, जो होगा जो देखा जाएगा, क्या करें, ऐसा ही। पर साथ ही एक प्रकार की नम्रता और भल मानस थी, मतलब विनम्रता थी, भले मानस थी, उनमें भलापन की मनुष्यता थी, जो हजारों वर्ष की सांस्कृतिक विरासत की देन है। उनकी क्या थी? पोलाइटनेस और उनकी क्या ह्यूमैनिटी जो थी, नम्रता और भल मानसता, वो हजार वर्ष की सांस्कृतिक देन थी जिसे बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी नहीं मिटा पाया था।
तो बेटा इनको आप क्या करना, एक बार दोबारा से पढ़ना और इसके मुख्य मुख्य बिंदुओं को आप बनाना और इसे नोट्स वाइज बनाते हुए इसे आप मुख्य बातों को याद रखना। ठीक, धन्यवाद।